औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 6 टिश्यूमेट्री, और इस टिश्यूमेट्री के अंदर इसका लास्ट टॉपिक है जो आज हम पढ़ने लगे हैं, केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले या इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले वीडियो में डिले हुआ। पिछले वीक के अंदर हम लोग जो है वो वीडियोस मैंने बहुत लेट शूट किए हैं। असल में ये वीक जो है ना वो ओपनिंग सेशन था सारे कॉलेजेस और स्कूल्स का, तो बहुत ज़्यादा मेरा बिज़ी स्केड्यूल था। मैंने हर जगह पे जॉब पे जाना होता था, तो उस दौरान में टाइम ही नहीं मिलता था कि मतलब मैं कोई टाइम निकालूं कि मैं वीडियो को जो है वो रिकॉर्ड करूं। तो थोड़ा बहुत डिले आ जाता है मेरी वीडियोस के अंदर, और मेरी कोशिश यही है कि एक मतलब थ्रू आउट जब सेशन जो है वो स्टार्ट होगा ना, तो थ्रू आउट जो मतलब कि मेरा सिनेरियो चलेगा, तो उस दौरान में मैंने यही सोचा हुआ है कि जो वीडियोस है ना वो बाकायदगी से मैं रिकॉर्ड करूँगा। एक स्केड्यूल होगा जिसके तहत मैं 2 वीडियोस एटलीस्ट जो है ना पर डे, एक फ़र्स्ट ईयर की और एक 9th की, क्योंकि आपको पता है मैं फ़र्स्ट ईयर और 9th को लेके चल रहा हूँ, न्यू सिलेबस है, तो उसकी वीडियोस जो है वो बाकायदगी से मैं रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन अभी थोड़ा माजरत के पिछले वीक के अंदर मैं वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो उसके लिए थोड़ा सा ये है कि कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं बच्चों की। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी भी होती है कि यार मैंने वीडियोस रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन ये है कि मेरी कोशिश पूरी होती है कि मुझे जैसे ही टाइम मिले। तो अक्सर बंदा जब थक जाता है ना बिल्कुल, तो शाम के वक्त या रात के वक्त भी बहुत मुश्किल होता है वीडियो को रिकॉर्ड करना। तो एक तो जब वीडियो रिकॉर्ड बंदा कर रहा हो तो उस टाइम जो मेंटल सिचुएशन है वो बहुत मैटर करती है। अगर तो मैं मेंटली टायर्ड हूँ तो मैं तो ऑब्वियसली, आपको पता है कि जब मेंटली इंसान टायर्ड होता है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता। तो मेंटली सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड करने में। तो मैं यहाँ पे इंशाल्लाह आइंदा आने वाले टाइम में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा पर डे 2 वीडियोस जो है वो शूट हो जाएं, और उसके बाद जो सैटरडे संडे है उस दौरान में यानी कि मैं नंबर ऑफ़ वीडियोस को जो है वो बढ़ा दूं, और मतलब रोज़ाना की बुनियाद पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बाकी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन की जो बैलेंसिंग होती है वो। केमिकल इक्वेशन को पढ़ने से पहले हम केमिकल इक्वेशन लिखते क्यों हैं इस चीज़ का पता होना चाहिए। केमिकल इक्वेशन से पहले एक चीज़ है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ये होता है कि किसी भी जगह पे कोई वाक़या हो रहा है ना, और कोई चीज़ हम ऐड कर रहे हैं और हमारे पास कोई नई चीज़ बन रही है। कोई सब्सटेंसेस हैं उनको हमने इकट्ठे पुट किया, उससे हमें कोई नई चीज़ मिली, तो हम इस वाक़े को जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ऐसे मिसाल दे देता हूँ कि आप लकड़ियाँ चूल्हे में डालते हैं, तो आग जब लगाते हैं तो कुछ टाइम बाद आपको वहाँ पे लकड़ियाँ जो है वो नहीं नज़र आती, वो आपको सारी की सारी राख नज़र आ रही होती है। तो बेसिकली कहाँ क्या हुआ है वहाँ पे, तो हम लोग जो है इस चीज़ को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आप लोग जो है, ये तो कंबशन की एग्जांपल थी, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल जो है वो आप सामने रख सकते हैं। तो वो जो वाक़या हुआ है ना, जो एक सम प्लेस कोई जगह होती है जिधर आप जो है वो 2 सब्सटेंसेस पुट करते हो, सब्सटेंसेस पुट करने के बाद जो है वो केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसको हम, या कोई वाक़या होता है तो उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये सबसे पहले ये क्या है, एक इवेंट है दैट टेक्स प्लेस, ठीक है, दैट टेक्स प्लेस एनीवेयर, ठीक है। और इस एनीवेयर जो है इवेंट है, जो एनीवेयर हो रहा है, इसको बेसिकली हम, एक ऑब्जर्वर होगा जो इसको ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, ऑब्जर्वेट, ठीक है। ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करेगा और बताएगा कि हाँ जी यहाँ पे ये चीज़ हुई है, जिसमें 2 चीज़ों को हमने पुट किया, पुट करने के बाद कोई नई चीज़ बनी। तो जैसे कोई 2 एसिड पुट कर दो, एक एसिड और एक बेस को पुट कर दो, एक जगह हम एसिड पुट कर देते हैं, एक जगह बेस पुट कर देते हैं, तो क्या होता है उस दौरान में, या सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल मेरे ध्यान में आ गई है, वो ये है कि अगर लोहा बायर हो, आयरन,
ठीक है, तो उसकी ग्रिल हो या कोई भी मतलब कोई भी चीज़ आप देख लें, तो वो उसको कुछ टाइम बाद देखते हैं कि उसके ऊपर एक रेड कलर का पाउडर आना शुरू हो जाता है, जिसको हम रस्ट कहते हैं या जंग कहते हैं। तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। उस वहाँ पे क्या हुआ, तो उस केमिकल रिएक्शन को अगर हम जो चीज़ हम केमिस्ट्री की ज़ुबान में उसको अंडरस्टैंड करके फिर लिखते हैं, उसको लिखने का जो तरीक़ाकार है, उसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी आपने जो उसमें चीज़ पहले थी बाद में जो बनी, तो उन चीज़ों का जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी उनको रिप्रेजेंट करना, आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, इसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और केमिकल इक्वेशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। जो स्टार्ट में चीज़ थी उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो आगे बन गई, आगे टाइम में जो कुछ टाइम गुजरने के बाद जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो उस दौरान में बनने वाली जो चीज़ होगी वो हमारे पास क्या होगी, प्रोडक्ट। जैसे जब आप कोई भी लकड़ी जलाते हैं या कोई भी कोयला जलाते हैं या गैस जलाते हैं, उसके बाद आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनी, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम प्रोडक्ट कहेंगे, और उससे पहले जो चीज़ हमारे पास मौजूद थी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रिएक्टेंट कहेंगे। तो रिएक्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल होता है जो शुरू में मौजूद होता है हमारे पास, और उस स्टार्टिंग मटेरियल के बाद जो है वो हम जब इसका केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं ना, जिक्र करते हैं जब इसको, तो हमने लेफ़्ट साइड पे लिखना होता है इसको, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पे रिएक्टेंट्स का नाम नहीं लिखना होता, रिएक्टेंट्स के केमिकल फार्मूला को लिखा जाता है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स में जो रिएक्शन के बाद बने हैं उस चीज़ को हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट्स जो है वो बनेंगे, और वो प्रोडक्ट्स को हम जो केमिकल इक्वेशन होगी उसके राइट साइड पे लिखेंगे। जैसा मैंने यहाँ पे शो किया है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो है उसको हम वन हेडेड एरो से, यानी इसका एक हेड होगा, और हेड होगा टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स और टेल होगा टुवर्ड रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स से जो के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो हम इसको कहेंगे रिएक्टेंट्स गोज टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसको पढ़ने का भी तरीकाकार होता है। अक्सर मैंने देखा है कि जब स्टूडेंट से सुनो कि हाँ जी इसको सुनाओ ज़रा, ये रिएक्शन कैसे होगा, तो बड़ी अजीब तरीके से वो इसको बता रहे। तो मैं अभी आपको इसको पढ़ के भी सुनाऊंगा कि इसको पढ़ेंगे कैसे। अगर किसी टीचर ने आपसे ये सवाल पूछा तो टीचर को आपने बताना कैसे है कि ये दो चीज़ों का रिएक्ट करके क्या बन रहा है। तो इसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल जो आपकी बुक में लिखी हुई थी, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। मैंने आपको कहा था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर कोई एलिमेंट है या कोई भी कंपाउंड है तो उसका फार्मूला या एलिमेंट का जो है वो हम जो उसका सिंबल है ना, जो पहला वर्ड होता है, सॉरी पहला लेटर होता है, ठीक है, और कोई मतलब कि दो लेटर भी हो सकते हैं, तो उसको आपने लिखना है। जैसे कार्बन है और उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, बर्निंग के दौरान में कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा होता है। अच्छा, अगर आपको इसको मतलब कि जस्टिफाई करना है ना, तो जस्टिफाई करने के लिए ये है कि आप वो जो कैंडल है ना जिसको आप जला रहे होते हो, या कोई भी चीज़ है, उधर ऑक्सीजन रोक दो, ऑक्सीजन बंद कर दो उधर, तो वो कभी भी नहीं जलेगी। कैसे? उसके ऊपर मोमबत्ती के ऊपर गिलास रख दो तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि उधर आपने ऑक्सीजन को ख़त्म कर दिया। तो ऑक्सीजन ही जलने में मदद देती है और जलाती है। उसके बाद बनता क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। अच्छा, कोल, और आप सोच रहे होंगे कि कोल और कार्बन, तो कोल और कार्बन का तो कोयले में होती कार्बन है, तो वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। अच्छा, इसमें आपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अब कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है तो हम उसका फार्मूला लिख रहे हैं, उसका नाम नहीं लिखा हमने। यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इसका हमने जो सिंबल है वो लिखा है। और ये जो ऑक्सीजन गैस O2 की फॉर्म में होती है तो हम इसको O2 लिखते हैं। O2 का मतलब होता है कि दो ऑक्सीजन के एटम है, उन्होंने आपस में डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी ऐसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं O2। वैसे सिंपल एक ऑक्सीजन नहीं होती, फ्री स्टेट के अंदर ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास O2 की फॉर्म में होती है, एटॉमिक फॉर्म में नहीं होती, तो हमने इस वजह से इसको O2 की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब इसमें जो यहाँ पे बाज़ दफ़ा 1 वैल्यू होती है, बाज़ दफ़ा यहाँ पे 2 होती है, बाज़ दफ़ा यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, और 1 को लिखते नहीं है, तो ये जो वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं रिएक्शन कोफिशिएंट।
ये जो इधर भी कुछ लिखा हो 1 से ग्रेटर को लिखा जाता है 2 या 3 लिखा हो, यहाँ पे भी 2 या 3 लिखा हो, यहाँ पे भी कोई नंबर लिखा हो तो उसको रिएक्शन कोफिशिएंट भी कहते हैं, स्टीशियोमेट्रिक रेशियोज भी कहते हैं, मोल रेशियोज भी कहते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे जो नंबर लिखा जाता है वो बैलेंसिंग के लिए होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इधर कार्बन की तादाद अगर 2 कर देते तो यहाँ पे भी 2 लिखना होता, क्योंकि हमने कार्बन को बैलेंस करना है। फिर ऑक्सीजन जो है वो 4 हो जाते, तो फिर इधर ऑक्सीजन के साथ भी 2 लिखते ताकि उसको भी बैलेंस कर लिया जाए। तो वो रिएक्शन कोफिशिएंट्स होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई भी चीज़ जो उसका फेज़ होता है, यानी कार्बन सॉलिड फेज़ में होगा तो उसके साथ हमने छोटा सा स्मॉल s लिखा है। उसके बाद ये जो G लिखा है, ये G स्टैंड्स फॉर गैस। अगर कोई चीज़ इसमें से लिक्विड में होती तो उसको लिक्विड में L लिखते, और अगर कोई चीज़ सोल्यूशन की फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल उसका सोल्यूशन बना हुआ है, किसी भी वाटर के अंदर सोल्यूशन बना हुआ है, तो हम उसका AQ लिखते। क्या लिखते? AQ, यहाँ पे AQ लिखना होगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज है 6.6, जिसके अंदर हम लोगों ने इस जो केमिकल इक्वेशंस हैं उनको लिखना है। तो केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखेंगे? केमिकल इक्वेशंस लिखने का, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन गैस। इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन गैस का, और हमारे पास क्या बनेगा? वाटर बनेगा H2O, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे कितना है? 1 है, तो हम इसके साथ 2 लगाएंगे, ठीक है। जब इसके साथ 2 लगाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, तो यहाँ इसके साथ भी 2 लगाएंगे ताकि इसको बैलेंस कर लें। तो हम इस तरीके से इसको बैलेंस करते हैं। ये जो मैंने 2 नंबर लिखा है ना, दिस इज रिएक्शन कोफिशिएंट या स्टीशियोमेट्रिक रेशियोज या मोल रेशियोज कह देते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो किस फॉर्म में होगा? ये गैस की फॉर्म में होगा, ठीक है। और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा ये भी गैस की फॉर्म में होगा, और जो वाटर होगा वो भी यहाँ पे गैस की फॉर्म में होगा, तो हम इसको गैस की फॉर्म में लिखेंगे ऐसे। फिर उसके बाद बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को आप जब जलाते हो ना, मैग्नीशियम की मेटल हो, उसको आग के सामने रखो तो क्या होता है? वो जलती है। तो मैग्नीशियम जो है ये सॉलिड फॉर्म में होगी। इसको हम ऑक्सीजन की मदद से जलाएंगे, O2 की मदद से, और हमारे पास क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे अगर इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 लगा दें, तो 2 लगाने से ये बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आप 2 लगा दें तो ये बैलेंस हो जाएगी। अब ये ऑक्सीजन जो है ये गैस फॉर्म में होती है, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये सॉलिड फॉर्म में नीचे गिर रहा होता है, यानी ये मैग्नीशियम का राख भी आप इसको कह सकते हो कि मैग्नीशियम राख की फॉर्म में नीचे गिरना शुरू हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की मेटल जब जलती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसका इंट्रोडक्शन आपको कराया जा रहा है। अभी आपको जो बैलेंसिंग है ना, ट्रू सेंस के अंदर जो बैलेंसिंग होती है वो नहीं पढ़ाई जा रही। बैलेंसिंग किस तरीके से होती है? बैलेंसिंग के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। वैसे ये टॉपिक जो है वो स्टीशियोमेट्री का नहीं है, ये टॉपिक जो है वो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसमें 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड को हम कहते हैं रिडॉक्स मेथड, और एक को हम कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसके ज़रिए हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो वहाँ पे बैलेंसिंग होती है। ये आपको जनरल बैलेंसिंग के रूल्स बताएगा कि जनरल बैलेंसिंग कैसे करते हैं हम लोग। तो इसमें हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, पिछला ही रिएक्शन देख लेते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन है, उसके साथ ये कार्बन रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसको आप इसमें ये सारी चीज़ें जो लवाजमात हैं इस केमिकल इक्वेशन की, वो सारी आप पूरी करेंगे और इसको आप इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पे दोनों साइडों पे देखें तो दोनों साइडों पे जो कार्बन के एटम्स हैं वो कितने हैं? कार्बन के 1 कार्बन एटम, ठीक है, 1 कार्बन एटम। और हमारे पास इस साइड पे भी 1 कार्बन एटम है, 1 कार्बन एटम, ठीक है। और अगर हम रिएक्शन के इस साइड पे ऑक्सीजन एटम देखें तो 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है। और इस साइड पे भी कितने हैं? 2 ऑक्सीजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो इसका मतलब है दोनों साइडों पे जो मामलात हैं वो बराबर हैं, तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन होता है जिसके दौरान में हम लोग अगर इसको लिखें तो एक रिएक्शन है जिसमें मीथेन गैस है। हमारे पास क्या है? मीथेन गैस है, CH4, और इसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं। रिएक्ट करवाने के बाद हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ में वाटर वेपर्स बनेंगे, ठीक है।
ये वो घर में जो आपके जो सिलेंडर में गैस होती है ना, उसको हम मीथेन गैस कहते हैं। और वो मीथेन गैस जब आप चूल्हा जलाते हो तो वो मीथेन गैस बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स में चेंज हो रही होती है। और इस मीथेन गैस की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, ये भी गैस फॉर्म में होगी, ये भी गैस फॉर्म में होगी, और ये जो बनने वाली चीज़ है ये भी गैस फॉर्म में है, और वाटर वेपर्स भी गैस फॉर्म में होंगे। अब इसमें अगर हम इन दोनों साइडों का मुवाजना करें तो हमारे पास कार्बन जो है वो इधर क्या है, दोनों साइडों पे कार्बन की तादाद कितनी है, 1 है। अगर हम कार्बन का जायज़ा लें तो 1 कार्बन एटम है, ठीक है, कार्बन एटम कितनी तादाद है, 1। और इस साइड पे भी कार्बन एटम की तादाद देखें तो वो 1 कार्बन एटम है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी साइड पे इस साइड पे हम देखें तो 2 ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम यहाँ पे 2 हैं। और इस साइड पे देखें तो 2 और 1 3 ऑक्सीजन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम यहाँ पे इस साइड पे हाइड्रोजन एटम्स देखें तो इस साइड पे 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, 4 हाइड्रोजन एटम्स। और अगर हम रिएक्शन की दूसरी साइड पे देखें तो दूसरी साइड पे हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स 2 हैं, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कितनी तादाद में है, 2 की तादाद में, उधर 3 की तादाद में, इधर हाइड्रोजन 4 की तादाद है, इधर 2 की तादाद। इसमें तादाद जो है वो बराबर नहीं है। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 हैं, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बैलेंस हो जाएगी, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, तभी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास CH4 है और ये गैस फॉर्म में है, इसके साथ O2 को रिएक्ट करवा रहे हैं, ये भी गैस फॉर्म में है, और हमारे पास क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है जो कि गैस फॉर्म में है, और साथ में ही हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स, अब इसके साथ 2 लिख देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो ये भी गैस फॉर्म में, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो दोनों साइडों पे क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन बैलेंस हुए तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ये 4 हो गए हैं टोटल। तो जब ये 4 हो जाएंगे तो हम लोग जो है वो इसको भी हम लोग बैलेंस करेंगे, यानी यहाँ पे अब प्रोडक्ट साइड पे जो ऑक्सीजन एटम है वो कितने हो गए, वो 4 हो जाएंगे। तो इधर 2 हैं तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बैलेंस हो जाएगी, यानी CH4 ये गैस फॉर्म में, अब इसके साथ 2O2 लिखेंगे तो ये गैस फॉर्म में, ठीक है, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस फॉर्म में, प्लस 2H2O तो ये भी गैस फॉर्म में। तो ये अब इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। दोनों साइडों पे कार्बन की तादाद देखें तो वो भी 1 है, हाइड्रोजन की तादाद देखें इधर 4 है, इधर भी 4 है, ऑक्सीजन की तादाद देखें इधर 4 है, इधर 2 और 2 4 हो जाते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो जाती है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने का यही तरीकाकार है, हम इसी तरीके से बैलेंस करते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास इस बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में एक छोटा सा टॉपिक और आता है। अच्छा, इस टॉपिक की भी मैं मज़े की बात आपको बता दूं, ये टॉपिक ना फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी पिछले साल जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर पढ़ रहे थे ना, उसमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन टॉपिक आता था, तो वो आयनिक इक्वेशंस होती थी, उनको बैलेंस करना पड़ता था। तो वो आयनिक इक्वेशंस कैसे आयनिक हुई है इस चीज़ का किसी को भी पता नहीं होता था। और आयनिक बनाते हैं, किसी कोई नॉर्मल इक्वेशन होती है तो उसको आयनिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये भी किसी को नहीं पता होता था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पिछले साल 9th में नहीं था, तो 9th में नहीं होता था। तो ये चैप्टर जो है 8 में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है बैलेंसिंग के हवाले से। 8 क्लास में केमिस्ट्री के कुछ साइंस के अंदर टॉपिक्स होते थे तो वहाँ थोड़ा बहुत इसका टच मिलता था, लेकिन ये एक्सप्लोरिंग आयनिक इक्वेशंस का टॉपिक कहीं पे नहीं मिलता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तवज्जो से आपने इसको सुनना है। इसमें हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसमें कोई भी चीज़ जो है वो आपस में रिएक्ट करती है तो आयंस का ट्रांसफ़र होता है।
और वो आइंस का ट्रांसफ़र हो के जो है वो एक रिएक्शन होता है, तो हम इसको कहते हैं आयनिक इक्वेशन। तो हमारे पास ICl और NaOH के दरम्यान में रिएक्शन होता है, तो हमारे पास NaCl और H2O बनता है, यानी ये एसिड बेस रिएक्शन है। यहाँ पे जो ICl है ना, ये एसिड का काम कर रहा है, ये जो ICl है ये एसिड का काम कर रहा है, और ये जो है ये बेस का काम कर रहा है, ठीक है, बेस का काम कर रहा है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है, ठीक है, वाटर, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं, दे दो। अब इसमें अगर हम HCl को देखें ना, तो HCl को जो इसका लिखा हुआ है एक्वस, तो HCl का जब सोल्यूशन बनाते हैं ना, तो HCl के सोल्यूशन में क्या होता है कि HCl डिसोसिएट हो जाता है उसके आयंस के अंदर। यानी अगर हम देखें ना HCl, उसको हम जब पानी में यानी वाटर में शामिल करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है इसके आयंस के अंदर H+ और Cl- आयंस के अंदर, यानी ये इसकी डिसोसिएटेड फॉर्म है, ठीक है। इसी तरीके से NaOH जो है, NaOH को भी जब हम पानी में शामिल करते हैं यानी इसका एक्वस सोल्यूशन जो बनाते हैं, तो वो भी डिसोसिएट हो जाता है इसके आयंस के अंदर Na+ और OH- के अंदर, ये डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, ये इसकी डिसोसिएटेड फॉर्म है। तो यहाँ पे भी इन सब्सटेंसेस को सारे जो है इस आयनिक इक्वेशन को डिसोसिएटेड फॉर्म में लिख लेना है। तो ये डिसोसिएटेड फॉर्म में लिखा, HCl को भी डिसोसिएटेड फॉर्म में लिखा, NaOH को भी डिसोसिएटेड फॉर्म में लिखा, और NaCl को भी जो आगे है जो इसके आयंस बन रहे हैं वो भी हमारे पास डिसोसिएटेड, क्योंकि वो भी तो वाटर में ही शामिल होंगे ना, वाटर में उनका एक्वस सोल्यूशन होगा। तो H2O को जो है वो डिसोसिएटिव फॉर्म में इस वजह से नहीं लिखे थे क्योंकि ये इसमें प्रोडक्ट होता है, H2O जो है वो प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आयंस जो सिर्फ आयन एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी Na एक आयन है जिसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा, यानी Na पहले भी Na पॉजिटिव की फॉर्म में, रिएक्शन के बाद में भी Na पॉजिटिव की फॉर्म में, क्लोराइड जो है वो क्लोराइड रिएक्शन से पहले भी क्लोराइड फॉर्म में यानी Cl- और रिएक्शन के बाद भी Cl- की फॉर्म में। तो ये आयंस जो है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे, तो इन आयंस को हम क्या कहते हैं, स्पेक्टेटर्स आयंस। क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्पेक्टेटर आयन। और ये जो स्पेक्टेटर आयंस होते हैं, अगर हम इनको रिमूव करके सिर्फ वो रिएक्शन लिखें जो रिएक्शन में एक्चुअली हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो रिएक्शन के बाद वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इनके दरम्यान में रिएक्शन है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ये आयनिक इक्वेशन है। और हमारे पास अगर हम इसकी आयनिक इक्वेशन लिखना चाहें तो बेसिकली हमारे पास मैग्नीशियम जो है वो रिएक्शन से पहले मैग्नीशियम की फॉर्म में होता है, यानी ये सॉलिड फॉर्म में होता है। और अगर हम इसको यानी कि एक्वस फॉर्म में लिखें तो इसमें 2H+ ये एक्वस फॉर्म में इस तरीके से, और साथ में SO4 -2 ये भी एक्वस फॉर्म में डिसोसिएटेड फॉर्म है इसकी, इसको डिसोसिएट करें तो ये इसी तरीके से लिखा जाता है। फिर उसके बाद ये जो मैग्नीशियम आयन है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है यहाँ पे, ये एक्वस फॉर्म में इसको भी लिखेंगे। और जो सल्फेट आयन है SO4 -2 ये भी हमारे पास जो है वो एक्वस सिचुएशन के अंदर होगा, तो ये इस फॉर्म में होगा। साथ में जो H2 गैस है, H2 ये रियल फॉर्म में है, ठीक है, H2 गैस उसी तरीके से हमने लिखनी है क्योंकि इसकी कोई आयनिक जो है वो सिचुएशन नहीं होती। तो अब यहाँ पे कॉमन आयंस जो है वो दोनों साइडों पे जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, यानी यहाँ पे सल्फेट आयन यहाँ पे रिएक्शन के बाद देखें तो रिएक्शन के बाद भी सल्फेट आयन उसी तरीके से मौजूद है, और हाइड्रोजन आयन जो है वो H2 में कन्वर्ट हो जाता है और मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिहाजा ये जो दो स्पीशीज़ हैं और यहाँ पे ये जो दो स्पीशीज़ हैं ये रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे, सल्फेट आयन का रिएक्शन में कोई हिस्सा नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको ये जो है ये हमारे पास सल्फेट आयन क्या है, ये स्पेक्टेटर आयन है, ये वाला जो आयन है दिस वन इज स्पेक्टेटर आयन, स्पेक्टेटर आयन। तो हम इसको रिमूव करके रिएक्शन लिखेंगे, तो रिएक्शन में हमारे पास मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और 2H+ ये एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। इनका आपस में रिएक्शन होता है और रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम जो है वो किस में चला जाता है, मैग्नीशियम +2 की फॉर्म में चला जाता है एक्वस, और साथ में जो H2 है
ये गैस की फॉर्म में चला जाता है। तो ये हमारे पास सिंपल रिएक्शन है जो यहाँ पे इसके दरम्यान में होगा। फिर उसके बाद इसी टॉपिक से जुड़ी एक कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज है 6.7, इसके अंदर भी हमारे पास ऐसी ही हम लोगों ने जो है वो इसको लिखना है। तो अगर हम इसको लिखें AgNO3 और NaCl और इसकी आयनिक इक्वेशन लिखें, तो आयनिक इक्वेशन के अंदर जो Ag है, Ag के ऊपर +1 का चार्ज होता है, ठीक है। तो AQ इसके साथ भी लिखेंगे, प्लस NO3 इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है, तो ये भी एक्वस आयन है, पानी के अंदर डिज़ोल्व होंगे ये। और Na के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, इसको हम एक्वस फॉर्म में, ठीक है, लिखेंगे। और फिर उसके बाद जो Cl माइनस आयन है इसको भी हम एक्वस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ये इसके आयन्स जो एक्चुअल यानी कि एक्वस फॉर्म में है, इस तरीके से हमने लिखा। फिर उसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या बना, AgCl, ये सॉलिड फॉर्म में बना, ये यानी ये सॉलिड फॉर्म में, तो इसका मतलब है ये पानी में हल नहीं होगा, तो ये इसी तरीके से मौजूद होगा पानी के अंदर, तो हम इसके आयनिक इक्वेशन नहीं लिखेंगे। फिर उसी तरीके से Na आयन जो है ये इसी तरीके से एक्वस फॉर्म में होगा, और जो NO3 आयन है वो भी इसी फॉर्म में होगा, NO3 माइनस आयन, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे एक्वस फॉर्म में जो आयन्स हैं, यानी इसमें जो स्पेक्टेटर आयन्स हैं, स्पेक्टेटर आयन्स हमारे पास ये वाला आयन, ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाला आयन जो है ये स्पेक्टेटर आयन है, और ये आयन और ये जो आयन है, ठीक है, ये हमारे पास कौन से हैं, स्पेक्टेटर आयन्स हैं, ठीक हो गया। इनको हम कहेंगे स्पेक्टेटर, ठीक है। ये हमारे पास स्पेक्टेटर आयन्स है, स्पेक्टेटर आयन्स। तो हम इनको रिमूव कर देंगे क्योंकि ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। नाइट्रेट आयन पहले भी ऐसे है, बाद में भी ऐसे है, Na+ आयन पहले भी ऐसे है, बाद में भी ऐसे है, तो इन्होंने सिर्फ आयन एक्सचेंज किया है, और Ag और Cl के दरम्यान में बॉन्ड बना है, आयनिक बॉन्ड जो इसमें चेंज आया है। तो ये आयनिक इक्वेशन हम इस तरीके से लिखेंगे कि यही टेक पार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो Ag+ ये एक्वस फॉर्म में था, और साथ में Cl- ये भी एक्वस फॉर्म में था, तो इनके दरम्यान में रिएक्शन हुआ, तो हमारे पास AgCl सॉलिड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गए। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें प्रेसिपिटेट्स बन के प्रोडक्ट जो है वो नीचे बैठ जाती है, तो हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह देते हैं। और ये फास्टेस्ट रिएक्शन है, पलक झपकते ही ये काम हो जाता है। दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करो तो फ़ौरन से जो है वो ये AgCl बना देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी इसी को Zn जो है इसकी कोई एक्वस फॉर्म में नहीं होती, तो ये सॉलिड फॉर्म में ही होगा। इसी तरीके से H+ जो है ये 2H+ होगा एक्वस फॉर्म में, और यहाँ पे हमारे पास 2Cl- होगा, ये भी एक्वस फॉर्म में होंगे। फिर हमारे पास ZnCl2 जो है Zn+2 की फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, और साथ में 2Cl- आयन होंगे, ये भी एक्वस फॉर्म में होंगे। साथ में H2 जो है वो इसी तरीके से, इसकी कोई एक्वस फॉर्म नहीं है, सो इसको इसी तरीके से लिखेंगे। तो जिसमें स्पेक्टेटर आयन हैं, स्पेक्टेटर आयन हमारे पास Cl जो आयन है ये स्पेक्टेटर आयन है, तो हम इसको रिएक्शन में नहीं लिखेंगे। स्पेक्टेटर आयन, स्पेक्टेटर आयन ये हमारे पास रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर रहा, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो हम इसकी फाइनल फॉर्म जो लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, Zn+2H+। तो यहाँ पे Zn जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और वही 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल जाते हैं, और ये H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और Z हमारे पास जो है Zn ये +2 की फॉर्म में आ जाता है। एक्वस हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे, और जो ये है ये H2 की फॉर्म में, गैस फॉर्म में यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। तो ये बेसिकली मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन है, जिसके दौरान में गैस बनती है। ये हम एसिड बेस वाले चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि कैसे एसिड के साथ मेटल का जब रिएक्शन होता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारे पास बनती है।
इसी तरीके से अब आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें दो इक्वेशंस हैं जिनको हमने बैलेंस करना है। तो हमारे पास इसको बैलेंस करें तो हमारे पास दोनों साइडों पे अगर हम देखें तो 1 सोडियम एटम है, सोडियम एटम एक है, ठीक है। फिर इसमें यहाँ पे भी सोडियम एटम जो है वो कितने हैं, वो एक सोडियम एटम है, ठीक है, 1 सोडियम एटम। और फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम देखें तो 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2 ये और एक ये, तो 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इस साइड पे ऑक्सीजन एटम्स देखें तो एक ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, 1 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। और इधर जो है इधर भी एक ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम। अब हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इसको हम ऐसे बैलेंस करेंगे कि हमारे पास ना इधर हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 3 हैं, और इधर कितने हैं, इधर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन एटम 2 हैं। तो हम इसको यानी कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने इसको NaOH को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यानी यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन बढ़ाना है, ठीक है। रिएक्टेंट साइड पे हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो और H2O है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास हाइड्रोजन की तादाद कितनी हो जाए, हाइड्रोजन की तादाद जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी, और ऑक्सीजन की तादाद जो है वो भी 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे जो है वो NaOH की जो तादाद है, NaOH की तादाद को बढ़ाएंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन यहाँ पे ऑटोमेटिकली 4 हो जाएंगे। तो मैं इसको पहले कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। तो 2H2O, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास इसमें 2NaOH कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास बैलेंस हो गए, और उसके बाद जो हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस हो गए। 4 हाइड्रोजन है इस साइड पे, 4 हाइड्रोजन उस साइड पे हैं, ये बैलेंस है। और जो हमारे पास एक्वस, और हमारे पास जो यहाँ पे सोडियम है वो बैलेंस नहीं है, तो अब हम सोडियम को भी बैलेंस कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सोडियम में बैलेंस हो जाएगा। तो आपका ये पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। सोडियम हमारे पास 2 हैं, उधर भी 2 हैं, इधर हाइड्रोजन जो है हमारे पास 4 हैं, उधर भी 2 और 2 4 हैं, ऑक्सीजन जो है वो इधर 2 हैं, उधर भी 2 हैं। तो इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले काम आपने क्या करना है, सबसे पहले NaOH को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद 4 हो जाएगी। जब ये 4 हो जाएगी तो फिर हमने ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी हमारे पास 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। तो सोडियम हमारे पास इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो सोडियम हमारे पास 2 हैं, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी 2 हो जाएंगे। फिर उसके बाद NH3 है, NH3 में भी अगर हम देखें नाइट्रोजन की, यहाँ पे कितने हमारे पास नाइट्रोजन के एटम 1 है, वहाँ पे 2 हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे NH3, और साथ में ये गैस फॉर्म में है, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, वो एक्वस, और वो गैस फॉर्म में होगा। तो इसमें नाइट्रोजन की तादाद 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैंने NH3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो N2 ये तादाद बैलेंस हो गई। अब हमारे पास हाइड्रोजन की तादाद बैलेंस नहीं है, तो हाइड्रोजन 3 2 6 हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पे भी 3 2 6, नाइट्रोजन 2, तो यहाँ पे भी 2, तो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है इस तरीके से। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखें। जो भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।